तो फिल्म की शुरुआत में हम कनारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक अबैंडन्ड जगह पर एक मिस्टीरियस औरत को अजीब तरह से नाचते हुए देखती है। क्यूरियस होकर कनारा उसकी पहचान पूछती है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती। उल्टा नाचते नाचते अचानक वो अपनी गर्दन उल्टी घुमा लेती है और कनारा को डराती है। ठीक तभी एक काली छाया कनारा की तरफ झपटती है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। हकीकत में लौटकर जब कनारा पानी लेने रूम से बाहर जाती है तो दरवाजा खुलने की आवाज से डर जाती है। हालांकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। इस डरावने माहौल के बीच उसकी दोस्त आयु बर्थडे केक लेकर आ जाती है और उसे सरप्राइज देती है। बातों बातों में राका का जिक्र आता है। राका ने कनारा की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशन बनाकर कनारा को धोखा दिया है, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं है। राका का सामना न करना पड़े इसीलिए कनारा छुट्टियों में घर न जाकर हॉस्टल में ही रुक गई थी। चूंकि हॉस्टल काफी खाली था इसलिए आयु कनारा को अपने गांव कालावांगन चलने का इनविटेशन देती है। आयु बताती है कि ये गांव कभी डांसर्स के लिए मशहूर था, हालांकि अब ऐसा कम ही देखने को मिलता है। गांव का नाम कनारा को काफी जाना पहचाना लगता है। अगले दिन शॉपिंग का प्लान बनाकर वो सोने चले जाते हैं। रात में राका मैसेज करके पूछता है कि कनारा कब लौटेगी, लेकिन कनारा कोई जवाब नहीं देती। कालावांगन गांव को लेकर कनारा ऑनलाइन सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि ये गांव सच में टैलेंटेड डांसर्स के लिए मशहूर था, लेकिन स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक पुरानी खबर पर पड़ती है। 10 साल पहले मायांग पुत्राकांद्रा नाम की एक यंग डांसर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, जिसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन एक एंटीक शॉप में जाकर कनारा एक खूबसूरत शॉल की तरफ अट्रैक्ट होती है। दुकान की एक बूढ़ी औरत कहती है कि ये शॉल कनारा के लिए ही बनी है और शॉल ने खुद अपना मालिक चुना है। बुढ़िया बताती है कि जिसे ये शॉल चुन लेती है वो हमेशा के लिए इससे बंध जाता है। इसके बाद वो कनारा के बालों में एक कांटा लगा देती है। दुकान से निकलते वक्त आईने में एक मिस्टीरियस औरत का रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन कनारा उस पर ध्यान नहीं देती। आयु को ये अजीब एक्सपीरियंस बताने पर वो कहती है कि अजनबियों से ऐसे कुछ लेना ठीक नहीं है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि जिस दुकान से कनारा ने शॉल ली थी वहां टू लेट का नोटिस लगा है। बाद में कनारा आयु के साथ गांव जाने का फैसला करती है और जाने से पहले वो शॉल और बालों का कांटा अलमारी में रख देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गांव पहुंचते हैं। बारिश से बचने के लिए कनारा थोड़ा रुकना चाहती थी, लेकिन आयु उसे जल्दी चलने को कहती है। तभी कनारा को एक अजीब म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन आयु उसे जल्दी से घर ले जाती है। आयु की मां कनारा का अच्छे से वेलकम करती हैं। थोड़ी देर बाद आयु के पिता प्रास्तोमो आ जाते हैं। आयु अपने पिता से कनारा को मिलवाती है, लेकिन प्रास्तोमो के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। बाद में अपने रूम में जाकर आयु पिता के अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि इससे पहले उसकी स्कूल की कोई भी दोस्त इस गांव में नहीं आना चाहती थी। कनारा पहली है जिसे वो घर लाई है। बाद में आयु की मां पति की इस टेंशन की वजह पूछती हैं, तो प्रास्तोमो चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई देती है। अगले सीन में कनारा जब नहाकर निकलती है तो अचानक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनती है। उसे दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखती है। कनारा को लगता है वो आयु है, लेकिन तभी प्रास्तोमो आकर उसे वार्न करता है कि वो आयु का कमरा नहीं है। रात में दोनों सहेलियां बातें करने बैठती हैं। आयु उदास होकर बताती है कि उसे प्यार करने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो प्यार की फीलिंग को तरसती है। कनारा उसे समझाती है, लेकिन बात करते करते आयु सो जाती है। इसके बाद कनारा फोन चार्ज करने के लिए बैग खोलती है तो चौंक जाती है। जो शॉल और हेयर पिन वो शहर के हॉस्टल में छोड़ आई थी वो जादुई तरीके से उसके बैग में आ गए थे। उसे तुरंत उस बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है। ये शॉल जिसे चुन लेती है वो हमेशा के लिए इससे बंध जाता है। खैर, कनारा इस पर ज्यादा न सोचकर फोन चार्ज करने जाती है, लेकिन छत से टपकते बारिश के पानी से उसका पैर फिसल जाता है। वो बाल्टी लेने किचन में जाती है। लौटते वक्त खिड़की बंद करते हुए वो डर जाती है। अंधेरे में आयु के पिता प्रास्तोमो मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे थे। कनारा बारिश का बहाना बनाती है, लेकिन प्रास्तोमो कोई जवाब नहीं देते। लेकिन असल में प्रास्तोमो अपने कमरे में सो रहे थे। तभी एक डरावनी आवाज उनके कान में फुसफुसाती है, सिर्फ मौत ही तुझे अलग कर पाएगी। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन कोई दिखता नहीं। साफ है कि कोई पुराना कर्स्ट साया उनका पीछा कर रहा है। अगली सुबह आयु कनारा को गांव के डांस स्कूल ले जाती है। वहां मुलाकात होती है डांस टीचर सारथी और पॉपुलर म्यूजिशियन दिरजा से। आयु कनारा को छेड़ते हुए कहती है कि दिरजा तो कनारा से नजरें ही नहीं हटा पा रहा। फिर आयु सबको बताती है कि कनारा भी कभी डांसर थी। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स उसे नाचने के लिए फोर्स करने लगती हैं। कनारा झिझक रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि दूर खड़ी एक मिस्टीरियस औरत उसे घूर रही है। टीचर सारथी ये देखते ही स्टूडेंट्स को डांटती हैं। जब कनारा दोबारा देखती है तो वो औरत गायब हो चुकी थी। इधर प्रास्तोमो अपनी पत्नी से डर जताते हैं कि शायद बान्यू वापस आ गई है। पत्नी पूछती है कि अगला शिकार कौन होगा, तो प्रास्तोमो 10 साल पहले हुई मायांग की मौत की बात छेड़ते हैं। उन्हें नहीं लगता कि मायांग की मौत के पीछे बान्यू का हाथ था। उनकी बातों से लगता है कि प्रास्तोमो की पत्नी बान्यू को अच्छे से जानती थी और वो कोई गहरा राज छिपा रहे हैं। घर लौटकर आयु बताती है कि दिरजा के चाचा गांव के पावरफुल आदमी हैं, लेकिन उसे दिरजा के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके हैं और बहन सालों से गायब है।
उसी रात कनारा को फिर वही सपना आता है। सपने में उस नाचने वाली औरत की गर्दन उल्टी घूम जाती है और एक भयानक जानवर उसका पीछा करने लगता है। कनारा दीवार के पीछे छुप तो जाती है, लेकिन वो क्रिएचर ठीक उसके पीछे आकर बोलता है, मेरे साथ चल। डर के मारे कनारा चीख पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। कनारा डरकर आयु को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज आती है। क्यूरियोसिटी में कनारा उस आवाज के पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाती है। कॉरिडोर में एक शैतानी साया उसका पीछा करता है, लेकिन कनारा उसे देख नहीं पाती। धुन का पीछा करते हुए वो एक डोर के सामने पहुंचती है, जहां से वो गाना आ रहा था। डोर पर कान लगाते ही गाना साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने की कोशिश करती है, गाना रुक जाता है और वो देखती है कि डोर लॉक्ड है। कनारा जब वहां से जाने लगती है, ठीक तभी वो डोर अपने आप खुल जाता है। वो उस रूम के अंदर उसी मिस्टीरियस औरत को देखती है, लेकिन ठीक उसी वक्त आयु उसे आवाज देती है और डोर फिर से बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह कनारा अपने साथ हुई सारी घटनाएं आयु को बता देती है। सब सुनकर आयु भी अपनी फैमिली का एक डार्क सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि वो रूम कभी उसके चाचा बान्यू का था। बान्यू रातिया नाम की एक डांसर से प्यार करता था, लेकिन गांव वालों ने बान्यू को जिंदा जला दिया था। कहा जाता है कि तब से हर 10 साल में बान्यू की आत्मा को शांत करने के लिए एक डांसर की बलि दी जाती है। आयु कंफर्म करती है कि बचपन में खोई हुई दिरजा की बहन मायांग उसी बलि का शिकार हुई थी। बाद में दोनों इस बारे में दिरजा से बात करते हैं। दिरजा बताता है कि मायांग मानती थी कि रातिया असल में बान्यू का ही एक रूप है जो बदला लेने वापस आता है। इसलिए दिरजा के चाचा हर 10 साल में बान्यू की आत्मा को शांत करने के लिए छिपकर एक रिचुअल करते हैं। आयु कनारा को दिरजा के चाचा से मिलने की सलाह देती है, लेकिन कनारा नहीं मानती। हालांकि कनारा को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब से उसका क्या कनेक्शन है। शाम को आयु के पिता प्रास्तोमो जब चाय पीने जाते हैं तो कप मुंह के पास लाते ही देखते हैं कि चाय की जगह उसमें खून घूम रहा है। डर के मारे वो कप गिरा देते हैं। तभी एक शैतानी साया उनके सामने आता है और पूछता है, डांसर कहाँ है? जबकि पास बैठी उनकी पत्नी को कुछ नहीं दिखता। टूटे हुए कप के टुकड़े समेटते हुए पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन प्रास्तोमो बात टाल जाते हैं। रात में कनारा आयु के साथ ही सोई थी, लेकिन नींद खुलने पर वो खुद को उसी लॉक्ड रूम में पाती है। वहाँ उसे बान्यू और डांसर की फोटो और टेबल पर एक पुरानी फटी हुई किताब मिलती है। क्यूरियोसिटी में वो किताब के अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज निकालती है, जिस पर लिखा था, जोड़ा ग्रहण, 2 आत्माएं, एक प्यार, एक बदला, नारेक सुकमो। अचानक एक इनविजिबल आवाज उसे ऑर्डर देती है, नाच। साथ ही हॉरर म्यूजिक बजने लगता है। कनारा लाख कोशिश करके भी खुद को रोक नहीं पाती। उसके हाथ पैर जैसे किसी और के कंट्रोल में चले गए हों। वो रुकने की भीख मांगती है, लेकिन तभी रातिया की सोल उसके सामने आकर उसे नाचने का ऑर्डर देती है। बाहर से आयु और उसके मम्मी पापा कनारा को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाते हैं। प्रास्तोमो जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी अंदर रातिया बोल पड़ती है, जो मिट्टी में दबा दिया गया था वो फिर जागेगा। कनारा को पल भर के लिए होश आता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल रातिया उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लेती है। आखिरकार जब दरवाजा खुलता है तो नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कनारा हवा में तैरते हुए अजीब तरीके से नाच रही थी। थोड़ी देर नाचने के बाद वो धप्प से जमीन पर गिर पड़ती है। इस घटना के बाद आयु अपने पिता का सामना करती है। वो जानना चाहती है कि उनकी फैमिली का आखिर क्या राज है और उसकी दोस्त हवा में क्यों तैर रही थी। प्रास्तोमो अनजान बनने का नाटक करता है तो आयु उसे झूठा बोलती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद आयु दिरजा के पास जाती है और सवाल करती है कि अगर उसके चाचा और रातिया का गुस्सा गांव वालों पर है तो कनारा इसका शिकार क्यों हो रही है। वो कनारा को मायांग जैसे बुरे अंजाम से बचाने के लिए फौरन शहर वापस ले जाने का फैसला करती है, लेकिन उसी रात शहर जाते वक्त रास्ते में कुछ अनजान लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। अगली सुबह होश आने पर कनारा खुद को दिरजा के पास पाती है। वो परेशान होकर आयु के बारे में पूछती है तो दिरजा बताता है कि प्रास्तोमो के आदमियों ने उन पर हमला किया था और वो कनारा को बचाकर यहाँ लाया है। वो झूठ बोलता है कि उसे नहीं पता आयु कहाँ है। वो बताता है कि अभी वो मायांग के पुराने कमरे में है और आज रात ही वो कनारा को सेफली बस टर्मिनल छोड़ देगा। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि दिरजा ने ही उसे किडनैप किया था। दिरजा असल में अपने चाचा एडी के साथ मिला हुआ है। कनारा को बचाने नहीं बल्कि उसकी बलि देने के लिए यहाँ लाया गया है। एडी ऑर्डर देता है कि कनारा के जागते ही फौरन वो रिचुअल शुरू करना होगा। दूसरी तरफ आयु पिता से कनारा के बारे में पूछती है तो प्रास्तोमो कहता है कि वो अभी नहीं मिली। ठीक तभी आयु को अपने पिता के अंदर एक शैतानी रूप दिखाई देता है और वो डरकर चिल्लाते हुए उन्हें दूर हटने को कहती है। थोड़ी देर बाद होश आने पर वो बताती है कि उसने पिता के अंदर एक काली परछाई देखी थी। प्रास्तोमो अपने भाई बान्यू की कब्र के पास जाकर मिन्नतें करता है। वो पूछता है क्या 20 साल पुराना वो
गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। प्रास्तोमो भीख मांगता है कि बदले की आग उसकी बेटी आयु को न जलाए। ठीक उसी वक्त एक गायबी आवाज उसे तुरंत घर लौटने का हुक्म देती है। उधर दिर्जा का चाचा एडी अपने आदमियों को बता देता है कि आज रात ही वो रिचुअल पूरा होगा, क्योंकि वो डांसर यानी कनारा अब उनकी मुट्ठी में है। दूसरी तरफ कनारा को फिर वो डरावना म्यूजिक सुनाई देता है और वो शापित शॉल सांप की तरह उसके पैर जकड़ लेती है। आंखों के सामने रातिया आकर बताती है वक्त हो गया है। रातिया के इशारे पर कनारा का शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। ठीक उसी वक्त दिर्जा कमरे में घुसता है तो कनारा नॉर्मल हो जाती है, लेकिन वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। इसके बाद दिर्जा एक फोटो एल्बम के जरिए गांव का वो खौफनाक इतिहास बताता है। पता चलता है कि कभी प्रास्तोमो और बानियों की फैमिली गांव वालों की बहुत मदद करती थी और अपनी फसल भी बांटती थी, लेकिन किस्मत देखो, वो फसल खाकर गांव वाले बीमार पड़ गए और कई लोग मर गए। जांच में फसल की गलती निकली तो गुस्साई भीड़ ने बानियों को ही कसूरवार मान लिया। एडी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। पागल भीड़ ने बानियों को मैदान के बीच एक क्रॉस से बांधकर पत्थर मारे और आखिर में जिंदा जला दिया। उस बेरहम घटना के बाद से प्रास्तोमो का परिवार समाज से कट गया और गांव में सुपरनैचुरल घटनाएं शुरू हो गईं, जो असल में बानियों की भटकती आत्मा का बदला था। दिर्जा कनारा को रातिया के दुखद अंजाम के बारे में बताता है। बानियों की मौत के बाद रातिया रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। इस घटना से दिर्जा के चाचा एडी बुरी तरह टूट गए थे, क्योंकि वो मन ही मन रातिया से प्यार करते थे। दूसरी तरफ अचानक आयु किसी बुरी शक्ति से पजेस्त हो जाती है। बेटी की ये हालत देख प्रास्तोमो तुरंत मंत्र वाला पानी छिड़कते हैं और स्पेल पढ़कर आयु के माथे पर हाथ रखते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब वो बानियों की आत्मा को जाने का हुक्म देते हैं, तब आयु को होश आता है और वो गिर पड़ती है। गुस्से और उलझन में प्रास्तोमो दौड़कर बानियों के उस कमरे में जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बानियों अपनी ही भतीजी को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। अचानक एक किताब फर्श पर गिरती है। किताब खोलते ही उन्हें वो कोट वाला कागज मिलता है, जिस पर लिखा था, जोड़ा ग्रहण, दो आत्माएं, एक प्यार, एक बदला, नारेक सुकमो। ठीक तभी रातिया की अदृश्य आवाज आती है, नर्तकी, और गायब हो जाती है। इधर दिर्जा झूठ बोलकर कनारा को एक नए जाल में फंसाता है। वो बताता है कि बानियों और रातिया की आत्मा को शांत करने के लिए अब भी एक डांस रिचुअल करना होगा और आयु वहां उसका इंतजार कर रही है। कनारा भरोसे में आकर दिर्जा के साथ चली जाती है। उधर प्रास्तोमो अपनी वाइफ को बताता है कि ये सब बानियों नहीं बल्कि रातिया की सोल कर रही है बदला लेने के लिए, और रातिया की सोल ने कनारा को इस काम के लिए चुना है। अब कनारा की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे बचाने जा रहा है। इधर कनारा के सामने बानियों और रातिया का पास्ट आ जाता है। वो देखती है कि वो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। इससे पहले कि कनारा कुछ समझ पाती, सीन बदलकर उस भयानक दिन पर चला जाता है। वो अपनी आंखों से देखती है पागल गांव वाले बानियों को घसीटते हुए ला रहे हैं। बानियों खुद को बेकसूर बताता है और भीख मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे एक क्रॉस से बांधकर पत्थर मारे जाते हैं और आखिर में आग लगाकर जिंदा जला दिया जाता है। ये दर्दनाक मंजर देखकर कनारा डर और सदमे में जम जाती है। बानियों के जिंदा जलने वाले विजन से जब कनारा हकीकत में लौटती है तो दिर्जा उसे सीधे अपने चाचा एडी के पास ले जाता है। एडी कनारा को रिचुअल के लिए बलि चढ़ने को तैयार होने को कहता है तो कनारा कंफ्यूज हो जाती है। ठीक उसी वक्त प्रास्तोमो वहां दौड़ कर आते हैं और कनारा को भागने के लिए कहते हैं। कनारा एडी को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है और जंगल में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन वहां उसका सामना एक भयानक एंटिटी से होता है। वो डर के मारे चीख पड़ती है, जिससे एडी के आदमी उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। कनारा को वापस रिचुअल वाली जगह लाकर बांध दिया जाता है, जहां प्रास्तोमो को भी कैद करके रखा गया था। मौत के सामने खड़े होकर प्रास्तोमो बरसों पुराना राज खोल देते हैं। वो बताते हैं कि बानियों दरअसल बेकसूर था, असली कल्प्रिट तो एडी है। एडी ने ही जलन में आकर गांव वालों के खाने में जहर मिलाया था और सारा इल्जाम बानियों पर डालकर उसे मरवा दिया था। प्रास्तोमो दिर्जा की अंतरात्मा को झकझोरते हैं कि कैसे उसने इस झूठे और शापित रिचुअल के लिए अपनी ही बहन मायांग को मरने दिया। नफरत में प्रास्तोमो एडी के चेहरे पर थूक देते हैं, जिससे एडी भड़क जाता है। वो ठंडे दिमाग से कहता है, बहुत जल्द तुम अपने भाई से मिलोगे, और तुरंत चाकू घोंपकर प्रास्तोमो को मार डालता है। इसके बाद एडी अपना रिचुअल शुरू करता है। वो हजारों जानों की सुरक्षा का वास्ता देकर कनारा की बलि चढ़ाने के लिए स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त कनारा को फिर से वो सम्मोहित करने वाली आवाज सुनाई देती है। उसे बांधने वाली रस्सियां अचानक जलकर राख हो जाती हैं। रातिया की आत्मा कनारा के शरीर में आ जाती है और वो एक खूबसूरत मगर डरावने तरीके से नाचने लगती है। ये नजारा देखकर एडी डर से कांपने लगता है और वहां मौजूद गांव वाले सन्न रह जाते हैं। एडी पागलों की तरह
कनारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब दिरजा अपने चाचा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सच जानने के बाद दिरजा और चुप नहीं रह सका। हाथापाई में एडी दिरजा को पटक तो देता है, लेकिन दिरजा हार नहीं मानता। वो पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाता है और एडी को आग लगा देता है। एडी जान बचाने के लिए चीखता रहता है, लेकिन उसके पापों की सजा देखने के लिए कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आता। आग की लपटों के बीच स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बान्यू कनारा को मदद के लिए थैंक्स कहता है और रातिया उसे नाचते रहने को कहती है, लेकिन दिरजा कनारा को झकझोर कर हकीकत में वापस ले आता है। वो जल्दी से मरते हुए प्रास्तोमो के पास दौड़ते हैं। आखिरी सांस लेने से पहले प्रास्तोमो कनारा से अपनी बेटी आयु का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करते हैं और तसल्ली देते हैं कि अब डर का राज खत्म हो गया है। अगले दिन कनारा बताती है कि इस 20 साल पुराने श्राप की असली वजह क्या थी। पता चलता है कि एडी का एक तरफा प्यार और रातेह को न पा सकने की जलन ही सारी फसाद की जड़ थी। बान्यू और रातेह को अलग करने और बान्यू को सबके सामने बेइज्जत करने का वो पाप और अधूरी मोहब्बत का गुस्सा ही इतने दिनों से गांव को शापित किए हुए था। गांव छोड़ने से पहले कनारा वो शापित शॉल नदी में फेंक देती है। तभी एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। डांस टीचर सारथी ही दरअसल रातिह की मां थी। लेकिन कहानी का अंत एक रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट के साथ होता है। लास्ट सीन में जब कनारा अपना बैग खोलती है तो देखती है कि जो शॉल उसने नदी में फेंकी थी वो वापस उसके बैग के अंदर आ गई है और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।